ठीक है जी। प्रॉब्लम्स क्वेरीज टाइम टू टाइम क्लियर किया करो। जो आपका मतलब रिजल्ट डिपेंड करता है, कहने का मतलब परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या स्ट्रेटजी चूज करते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की उसमें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग बेशक नोट कर सकते हो, इवन सीनियर क्लासेस में भी 9th ऑनवर्ड्स जो हम लोग मेन मतलब अच्छे स्कोर अटेन करने के लिए जो एक नेसेसरी आप ये कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स रहती है। हाउ कुड यू गेट सक्सेस, ठीक है, इन द हायर एजुकेशन, दैट इज +1 +2 स्टैंडर्ड एंड अदर, स्पेशली +1 +2 की बात करते हैं अगर, तो उस केस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो बेटा रहता है वो रहता है विल पावर। आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ये विल पावर, समझ रहे हो। विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में विल पावर है तो उस केस में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका एक पॉइंट होना चाहिए कि अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को डिफीट करिए, उसको बीट करो। अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस, मान लीजिए आप जैसे आप लोग +1 में हो, मान लीजिए 10th में आपके 60% आए, तो आपकी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके +1 में मोर देन 60 आने चाहिए, समझ रहे हो। उस केस में आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से प्लानिंग करो कि जो मिस्टेक्स, जिन मिस्टेक्स की वजह से वहाँ पे मार्क्स अटेन ना कर पाए आप लोग, उन जो प्रॉब्लम्स हैं, उन जो वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को हाईलाइट करो और अपने सामने रखिए, राइट डाउन करके सामने रखिए, लिख के रखिए कि ये मैंने गलतियां की थी 10th स्टैंडर्ड में जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने नहीं आ पाए उसके, समझ रहे हो। जब आपकी मिस्टेक्स आपके सामने होंगी डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। उस केस में आप उन क्वेरीज के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट करोगे। नहीं खुद से हो रहा है, हेल्प लीजिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, हम लोगों की हेल्प लीजिए, ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सको इजीली। ठीक है जी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मीन्स टू से सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकूंगी या कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से स्ट्रेटजी टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, कोशिश करो कि आपकी जो स्कोरिंग रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एकेडमिक की बात करेंगे, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ दो। एकेडमिकली कोशिश करो कि जो आपकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बीट करने की कोशिश करो, वहां से स्कोर्स को डे बाय डे इंक्रीज करने की कोशिश करो। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेथोडोलॉजी रहती है ये सब करने के लिए वो है जितनी जल्दी स्टार्ट करो, आपका पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग जो है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उस केस में मैक्सिमम हम लोगों में से 10 में से 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें इवन हम लोग भी आपकी स्टेज से ही होके आए हैं, हम कौन सा सीधे टीचर बन गए हैं यहाँ पे। तो हम लोगों की एक कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है कि चलो यार छोड़ो, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, ये थोड़ा सा काम है कल देखेंगे। वो कल कभी आती नहीं है। फिर वो मान लीजिए आपने आज एक क्वेश्चन को लीव आउट कर दिया, वो एक क्वेश्चन लीव आउट ही होता रहेगा, वो कल भी लीव आउट होगा, परसों भी लीव आउट होगा, वो लीव आउट ही होता जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा वो माइंड से स्किप कर जाएगा, बाद में पता चलेगा वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है हर किसी स्टूडेंट के साथ भी, कहीं ना कहीं जाके वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। आप सुबह से मान लीजिए आप 3 घंटे से 4 घंटे से लगातार स्टडी कर रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर लो, मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, 2 घंटे से लगातार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लास्ट में जाके आपके पास 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, 5 मिनट्स का टॉपिक है, लेकिन आपका दिल बोल रहा है कि नहीं यार छोड़, अब नहीं है, छोड़ बाद में कर लो। जब ये काम आ जाए ना कि बाद में कर लेंगे, तो वहां पे अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट करो कि नहीं पुत्र, ये 5 मिनट मैंने लगाने हैं, तू जो मर्जी कर ले, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक आपका नेक्स्ट डे का पूरा बर्डन बन जाएगा उसके, ठीक है ना। तो मतलब एक दिन का काम एक ही दिन में निपटाने की कोशिश करो, उसको सेकंड डे के ऊपर लेकर मत जाओ।
ये फर्स्ट आपका एक रूल रहता है, स्टेप रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स द बेटर रिजल्ट। सिंपल सी बात ये, ठीक है जी। मतलब जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतने आपके विनिंग चांसेस होंगे। रेस देखी होगी आपने एथलेटिक्स, जब जो हम रेस होती है ना 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, वहां पे उसकी विनिंग जो स्ट्रेटजी रहती है हर एक प्लेयर की वो अलग अलग होती है। 100 मीटर रेस में अगर आपने विनिंग करनी है तो जितनी जल्दी इनिशिएशन लोगे उतनी जल्दी आपका वहां पे बेटर रहेगा रिजल्ट। जैसे अभी मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मोटिवेशनल वीडियो थी वो, इसकी जो ये नहीं है क्या है, क्या नाम है उनका यार, बोल्ट, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनके नाम पे लोएस्ट टाइम में 100 मीटर कवर करने का, हुसैन बोल्ट, उनकी देख रहा था। तो वहां पे कंपैरिजन बताया गया था कि वो क्यों बेटर हैं वहां पे, क्यों वो अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं हर टाइम। तो उस केस में उनकी एक छोटे छोटे पॉइंट को उन्होंने एलैबोरेट किया था कि वो इनिशिएट कैसे करते हैं। बाकी के केसेस में फर्स्ट 50 मीटर में वो क्या करते हैं, उनके जंप का स्टाइल क्या रहता है, उनकी जो विड्थ रहती है जंप लेने की वो क्या रहती है, जिसको हम स्टेप बोलते हैं, वो स्टेप का साइज क्या रहता है, नेक्स्ट 40 मीटर में कैसे हो जाता है, उससे नेक्स्ट जब फिनिशिंग होती है तब कैसे होता है। मतलब वो एक एक चीज को उन्होंने मेजरमेंट के साथ एलैबोरेट किया था कि वो एक एक चीज को मेजर करके चलती है कि मैंने किस स्टेप के ऊपर जाकर, कितने डिस्टेंस के ऊपर जाकर मैंने कौन सा स्टेप चूज करना है और क्या स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी स्ट्रेटजी को अगर हम हर एक फील्ड में अप्लाई करें, उनका वो काम है, वो वहां पे एथलेटिक्स का काम करते हैं, वो अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं कि मैं कैसे करूं। हमारा यहाँ पे काम है एकेडमिकली परफॉर्म करना, अपनी जो हमारी एकेडमिक्स है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, अपनी स्कोरिंग को स्ट्रॉन्ग करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेप बाय स्टेप, एक ग्राउंड फ्लोर से अगर अपने 3rd फ्लोर तक पहुंचना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है ये। हमारे एजुकेशन सिस्टम में लिफ्ट नहीं है कि हम एकदम से लिफ्ट पे चढ़े और बटन दबाया और पहुंच गए 4th फ्लोर के ऊपर या 3rd फ्लोर पे। हमें स्टेयर्स चूज करनी पड़ेगी, और स्टेयर्स के लिए जरूरी है वहां पे स्टेप वाइज हम लोगों को वहां पे वो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। छोटे जो आपने देखा होगा जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो स्टेप्स होती हैं वो लगातार नहीं होती, कॉन्टिन्यूस नहीं होती, डिसकॉन्टिन्यूस होती है। 10, 15, 20, 25 स्टेप्स एक हो गए, फिर बीच में एक लेवल आ जाता है, फिर उसके बाद फिर 2nd लेवल स्टार्ट होता है, फिर 3rd लेवल स्टार्ट होता है, फिर 4th लेवल स्टार्ट होता है, इस तरह से ऊपर को चलते जाते हैं। तो उसी तरह से हमें भी जो एजुकेशन स्ट्रेटजी रहती है हमारी, टू अटेन द एजुकेशन, टू अटेन द नॉलेज, वो भी स्टेप वाइज रहती है। अगर आप ये बोलो कि मैंने एक ही टाइम पे सारे का सारा काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, पूरी बुक केमिस्ट्री में हमारे पास 13-14 यूनिट्स हैं जी, हमने 13-14 यूनिट नवंबर में जाके करने हैं जी, पहले सर लोगों को पढ़ाने तो जो पढ़ा रहे हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो बेटा उस केस में आपकी वो जो स्ट्रेटजी रहेगी दैट इज रॉन्ग, वो तो टोटली रॉन्ग है। अगर आप ये बोलो कि मैंने नवंबर में जाके या इवन सितंबर अक्टूबर में मान लो मैंने जाके कि हाँ भी मैंने अब सिलेबस स्टार्ट करना है और मैंने 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, तो वहां पे अगर आप ये सोचोगे कि मैंने अच्छे स्कोर अटेन करने हैं, वहां पे 90% अबव जाना है या 95% अबव जाना है, तो वो नहीं। उस केस में आप एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए आपको इनिशिएटिव जो है वो पहले लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग जो है वो अर्लीस्ट करनी पड़ेगी, एट द अर्लीस्ट, समझ रहे हो। ये सेकंड पॉइंट रहता है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास रहता है कि डिफीट योर प्रीवियस रिजल्ट, अपने पिछले रिजल्ट को डिफीट करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहता है उसको डिफीट करने के लिए, उस स्कोर को बीट करने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। उस केस में स्टार्टअप कैसे, रेगुलरिटी इन द स्टडीज। रेगुलरिटी इन द स्टडीज कैसे, आपको पता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट में भी आपके पास 30 मिनट्स के आसपास का स्टडी साइकिल रहता है, उसमें भी 20 to 25 मिनट्स का ही स्टडी रहता है, बाकी तो एग्जाम्पलीफाई को ये करो, वो करो, वो सारा कुछ रहता है।
तो हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन, अगर मैं जैसे केमिस्ट्री की बात करूं तो हार्डली 5 से 7 क्वेश्चन डेली के होते हैं। अगर आपको रोज के रोज वो करते जाओ साइड बाय साइड, कोई चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, नथिंग, अगर वही करते जाओ तो यू कैन स्कोर बेटर, वो बहुत अच्छा स्कोर देकर जाएंगे आपको, ठीक है। इवन +1 एज वेल एज +2, चाहे हम बोर्ड की क्लास करें चाहे नॉन बोर्ड की क्लास करें। थर्ड स्टेप आपके पास रहता है इसके लिए, अब ये जो स्टार्टअप रहता है उसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है, हमारी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज द बेस्ट, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। चाहे हम कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लें, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम देख लें, वहां पे एनसीईआरटी कंसेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी इज द मस्ट। मैंने मैक्सिमम बच्चों को क्या देखा हुआ है, इवन जैसे मैं असाइनमेंट्स वगैरह भेजता रहता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो असाइनमेंट्स को नहीं देखते, एनसीईआरटी को नहीं देखते, वो गूगल बाबा जी के चरणों में जाके बैठ जाएंगे और वहां पे बोलोगे बाबा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो हमें। जो बाबा जी यहाँ पे बैठ के सब कुछ प्रिपेयर करके आपको भेज रहे हैं, उन बाबा जी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गूगल बाबा जी के चरणों में बैठ के उनके प्रेयर हो रही है कि मुझे 1 मार्क के 20 क्वेश्चन दे दो, मुझे 1 मार्क के 50 क्वेश्चन दे दो। क्यों? वाई? जब आपको बनी बनाई खिचड़ी, बनी बनाई खीर यहाँ से मिल रही है तो आप उसको खा भी नहीं सकते। दिस इज रॉन्ग। मैंने मैक्सिमम ये, मुझे अभी कुछ दिनों में पता चला है कि पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो वो बोलते हैं कि सर, बच्चे क्या करते हैं कि गूगल से क्वेश्चन ढूंढ के लिखते हैं। मैंने कहा जरूरत क्या है गूगल से क्वेश्चन ढूंढने की? व्हाई यू पीपल प्रेफर गूगल? जब हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग आपके सामने जीते जागते गूगल बैठे हुए हैं, आप हमसे पूछो क्या चाहिए आपको। इवन मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप मेरी असाइनमेंट को 15 क्वेश्चन की असाइनमेंट को टाइमली कर लेते हो, मुझे इमीडिएटली फोन करो कि सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए। देखो तो क्वेश्चनों का ढेर कैसे लगाता हूँ मैं आपके सामने। बट मैं अब हर एक बच्चे को कॉमन पैटर्न में नहीं ला सकता। ये नहीं है कि मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूँ, 100 क्वेश्चन की असाइनमेंट भेज दूँ एक ही बार। तो 100 क्वेश्चन की अगर असाइनमेंट मैंने 2-4 दिन भेजी तो यहाँ पे ये खाली हो जाएगी क्लास मेरी 34, अब बैठे हुए हैं तो नेक्स्ट डे में 3 बचेंगे। वो कहेंगे यार ये सर तो पागल कर देगा, हमें इतने ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ये तो पागल हो गया, खुद भी पागल हो गया और हमें भी पागल कर देगा। छोड़ो, वो नहीं देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपके जो मेरे द्वारा दी गई असाइनमेंट है 15 to 20 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है, 25 क्वेश्चन की असाइनमेंट है, अगर आप उसको टाइमली कर लेते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अब टाइम है केमिस्ट्री के लिए, मैं और इसके ऊपर स्टडी कर सकता हूँ, आप मुझे डायरेक्टली बोलो कि सर मैंने ये काम कर लिया हुआ है, मुझे थोड़े और क्वेश्चन दे दो इस चैप्टर के, ताकि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूँ। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, वो चाहे जैसे मर्जी पहुंचे, जहां से मर्जी पहुंचे, ठीक है जी। और इन केस नहीं भी मांगने, मान लो शर्म आती है सर से मांगने में, बहुत ज्यादा सर के सींग निकले हुए हैं, ठीक है, शक्ल बड़ी भयानक है, देखने में डर लगता है, बोलने की तो बात ही छोड़ दो कि वो बात तो कर ही नहीं सकते। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, सभी के पास रेफरेंस बुक्स के पीछे दुनिया भर के क्वेश्चंस दिए हैं, जो चाहे वो मॉडर्न ले लो चाहे प्रदीप ले लो, जब चैप्टर खत्म होता है 100 of questions are there, 100 of questions are there, MCQs, subjective questions, 1 line questions, 2 line, 4 line, etc. उनको सोल्व करो, ठीक है। बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द नेट, गूगल के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि ये कोई जस्टिफाइड आंसर्स नहीं होते वहां पे, पहली बात, ठीक है। ये कोई भी आंसर लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो वहां पे, एडिटिंग आप भी कर सकते हो, आप भी कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर लिख दो, गूगल एक्सेप्ट कर लेगा उसको, वहां पे प्रूफ रीडिंग नहीं है। लेकिन जो चीज आपकी बुक में प्रेजेंट है वो प्रूफ रीडिंग के द्वारा आई हुई है। जो हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो हम आपको आंसर्स भेज रहे हैं, वो एक प्रूफ रीडर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो वहां पे वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। अब मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ आप लोगों के, मुझे हैरानी होती है कि जिस वे से आपको मैंने सिंपलेस्ट वे बताया हुआ है यूट्यूब वीडियोस पे कि किस तरह से आपने एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को सॉल्व करना है, ठीक। लेकिन अभी भी जितने मैंने टेस्ट सैंपल पेपर चेक किए वो फॉर्मुलेशन के साथ किसी बच्चे ने किया ही नहीं, जबकि वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, टेबल बनाकर सीधा वहां पे एक ही टेबल में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सबसे इजीएस्ट है वो, लेकिन उस वहां पे किया ही नहीं किसी ने। आप लोग क्या कर रहे हो, बुक में जैसा सोल्यूशन दिया हुआ उसको फॉलो कर रहे हो आप लोग, और वो सबसे डिफिकल्ट है।
और वहां से मुझे पता चलता है कि वो काम आपने खुद नहीं किया हुआ, वो आपने कॉपी किया हुआ है, चाहे कोई माने चाहे ना हो, या कॉपी किया हुआ है या फिर क्रैम किया है आंसर वहां से। सिंपल सी बात है ये, क्योंकि वो जो वहां पे दिया होता है वो शॉर्टकट मेथड्स में या फिर इनडायरेक्ट मेथड्स दिए होते हैं। बुक में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बुक में जो आंसर होते हैं वो हिंट के लिए होते हैं, जस्ट एक क्लू देने के लिए होते हैं। एक बुक में दिया गया आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं, जो बच्चे ओल्ड हैं, जैसे टेंथ जिन्होंने मेरे पास ही साइंस पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री, उनको तो पता है इस बात का कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ जी सर, आप ये बुक में यही आंसर दिया हुआ है, आपने मुझे मार्क्स ही नहीं दिए। मैं आप लोगों से हमेशा ये बोलता हूँ कि वो बुक में जो आंसर होता है वो एक क्लू होता है, वो कंप्लीट आंसर नहीं होता। कंप्लीट आंसर आपने बनाना होता है, उसको एलैबोरेट करना होता है, उसको एग्जाम्पलीफाई करना होता है। आप एक ही क्वेश्चन को 1 मार्क से लेकर 5 मार्क्स तक कर सकते हो बेटा, एक क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन कैसे करना है वो बुक नहीं बताती आपको। बुक में तो जस्ट आपको एक क्वेश्चन है, वही आपको 1 मार्क में भी आंसर बताएगा, वही 3 मार्क्स में भी बताएगा, वही 5 मार्क्स में भी बताएगा। अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप लोगों ने मोल को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आगे मैंने मार्क्स मेंशन कर दिए 3। अब आप लोग अगर बेटा 3 मार्क्स में एक सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाओगे तो वहां पे तो हाफ मार्क दूंगा मैं, तो वहां पे तो मिलेगा ही नहीं आपको मार्क्स। बुक में ढूंढते फिर मर जाओगे कि सर अब आप आगे क्या लिखें आप, तो वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। फिर आपने 1 मोल को क्या करना है, इलैबोरेट करना होता है वहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पलीफाई करके डिफरेंट एग्जांपल्स देके, डिफरेंट स्पीशीज की एग्जांपल्स देकर वहां पे 1 मोल को डिफाइन करो प्रॉपर्ली। डेफिनेशन दो, फिर एग्जांपल दो, और ज्यादा एग्जांपल दो, रिलेशनशिप सेटअप करो उसके बीच में। वो 3 मार्क्स जो है वो बता रहे हैं आपको कि यू हैव टू एलैबोरेट योर आंसर। क्वेश्चन नहीं बता रहा कि इलैबोरेट करो, लेकिन जो मार्क्स आगे लिखे हुए हैं 3, वो बात बोल रहे हैं कि इलैबोरेट योर आंसर, इस तरह से, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, एनसीईआरटी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है केमिस्ट्री की, उसको आप लोग थोरोली रीड करो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को थोरोली रीड करो, अंडरस्टैंड करो, प्रॉब्लम आ रही है क्वेरीज क्लियर करो, ठीक है जी। फोर्थ केस में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अपने वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। जहां जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये मेरा वीक पॉइंट है, चाहे वो सिंपल सा ही क्यों नहीं है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार मैंने अगर सर से पूछ लिया तो सर समझे कि पता नहीं इसको ये भी नहीं आता यार, वो मेरी इंसल्ट कर देंगे। तो उस केस में बेटा ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है आज की डेट में, आज की इस सोसाइटी में, मतलब आज के जो हम लोगों की एज के टीचर्स हैं, हम लोगों में वो बात नहीं है जो पहले होती थी। आज से जब लोग हम पढ़ते थे ना, तो हम लोग डरते थे अपने टीचर से, क्योंकि वहां पे टीचर्स अगर हम एक क्वेश्चन पूछते तो आगे से वो 10 क्वेश्चंस की बरसात कर देते थे हमारे पास। अपने पेरेंट्स को पूछ के देखना कि आप लोग कैसे पढ़ते थे, पापा मम्मी क्या होता था, वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछते थे ना उस समय, तो आगे से 10 क्वेश्चन पहले आते थे, बेटा तूने ये किया है, ये किया। बेटा भी नहीं बोलते थे, वो दूसरी भाषा का यूज करते थे जो जनरल लैंग्वेज होती है। तो उस केस में तो फिर अगर मान लो, अगर आपने, मैं मान लो आपने किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और मैं आपसे रूडली बोलना स्टार्ट कर दूं, ये क्या है, आपको ये भी नहीं आता, ऐसे नहीं आता, पहले वो करके आओ फिर पूछना, तो अल्टीमेटली आपके माइंड में क्या आएगा, छोड़ो यार ऐसी बेइज्जती जरूरी करवानी है, रहने दो, मैंने नहीं पूछना कुछ। जबकि यहाँ पे तो केस ही उल्टा है, यहाँ पे तो हम खुद बोलते हैं कि आप क्वेरीज क्लियर करो अपने, ठीक है। अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वर्कआउट करो। खुद नहीं पता चल रहा है, सीनियर से पूछो। सीनियर कौन है, पेरेंट्स से पूछो, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। घर पे वो है, हमसे पूछिए, क्वेरीज कीजिए कि सर ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे समझ नहीं लग रही है कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं। डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, ठीक है। एक बार मिस्टेक हो जाती है, सेकंड टाइम वो मिस्टेक। अब मैंने सिंपल सी एग्जांपल है, देखो मैंने कल आपको क्या बोला था कि आपने जो आपको इवैल्यूएशन 1 का एग्जाम है वो आपने सॉल्व करना है। क्यों बोला वो, क्योंकि जब आप दोबारा रिपीट करोगे, ठीक है, रिवाइज करोगे पूरा टेस्ट, वो क्वेश्चंस वहां पे देखोगे, अपनी बुक में से पढ़ोगे, वहां से आपको अपनी मिस्टेक, मेरे से पहले आप खुद अपनी मिस्टेक को एनालाइज करोगे कि हाँ यार मैंने वहां पे ये मिस्टेक की है, ठीक है। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा।
मेरे एनालाइज करने से पहले, मेरे मार्क्स से देने से पहले आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ सर मेरे यहाँ से मार्क्स काटेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। वो मिस्टेक्स ओवरकम करने के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड कि अपने जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं सेम क्लास के, 10th के नहीं, अब जो अब वाले एग्जाम्स हो रहे हैं +1 में जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट होते हैं या इस तरह से वैल्यूएशन टेस्ट होते हैं, आपने टेस्ट दे दिया, ओके दैट्स इट, आपके पास टाइम है, उस टेस्ट को सोल्व करो। सोल्व कैसे करना है? अब आपने देखकर सोल्व करना है, पहले मतलब टेस्ट को रिवाइज करना है बुक से, जो क्वेश्चंस वहां पे दिए हुए हैं उनको क्वेश्चंस को स्टडी करना है। नहीं कोई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, पूछिए, आस्क योर क्वेरीज सिंपली। आपको फुल फ्लेज अथॉरिटी दी गई है कि यू कैन कॉल एट एनी टाइम, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली कॉल अटेंड करूंगा, अगर फ्री नहीं हुआ तो बैक कॉल करूंगा। कई बच्चे करते भी, उनको पता है, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बच्चे ने मुझे कॉल की हो और मैंने बैक कॉल ना की हो किसी, ठीक है, रेयर केस, रेयर इन द सेंस किसी टाइम कभी ये होता है कि बहुत ही ज्यादा बिजी है, नहीं कॉल हो पाई या माइंड से स्किप आउट कर गया, उस केस में। अदरवाइज ऐसा होता नहीं, डेफिनेटली मैं आपको बैक कॉल करता ही करता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे रात को 9 बजे 9:30 बजे क्यों ना करनी पड़े बैक कॉल। तो लेकिन इनिशिएटिव तो बेटा आप लोगों ने लेना है उस केस में, ठीक है जी। मतलब अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, जहां पे मिस्टेक हुई है उसको इंप्रूव करो, ठीक है, रिमूव आउट करो उन मिस्टेक्स को। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस। एक बार क्वेश्चन आपने लिखा, गलत कर दिया, जब आप दोबारा लिखोगे तो अगर सेम मिस्टेक दोबारा हो रही है, इट मींस टू से आप वहां पे लैगिंग कर रहे हो, आपका रिदम जो है वो टूट रहा है वहां पे उस केस में, ये ध्यान रखना। एक और चीज जो कॉमन सी रहती है, वैसे हम +1 +2 स्टैंडर्ड में इतना वर्कआउट देते नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट मैटर करती है चीज, हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी रीडेबल होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग हो, क्योंकि यहाँ पे कोई इनाम नहीं मिलने वाला आपको सुंदर राइटिंग का, कोई प्राइज नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ जो आप लिख रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल कंटेंट होना चाहिए, जो एग्जामिनर है उसको पता लगना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। क्या वो क्लियर है, नीट एंड क्लियर, कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये नहीं पता चल रहा कि 6 लिखा है, ये नहीं पता चल रहा कि 5 लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, वो सिंपल सी बात ही है। हम यहाँ पे ये फोकस नहीं करते कि आपकी हैंड राइटिंग कर्सिव हो जी, या आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि डॉक्टर्स की तरह अगर अमॉक्सिलिन लिखना है तो AM ही ना दिखे वहां पे, ठीक है, वो पूरा अमॉक्सिलिन लिखा होना चाहिए, ये चीज रहती है। मतलब हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज आता है टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाइम मैनेजमेंट, जिसपे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वर्कआउट ही नहीं करते आज के दिनों में। तो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि क्योंकि देखो आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, सभी बच्चे आप लोग घर में हो, ठीक है, नॉर्मल कम से कम भी जो रेगुलर आपकी स्टडी होनी चाहिए वो 6 to 8 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम 6 to 8 आवर्स मिनिमम आपकी स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं। ये क्लासेस वगैरह को छोड़कर हम आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, ये इंक्लूड ना करके आपकी 6 to 8 आवर्स स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलते हैं। और जिस दिन छुट्टी है, कंप्लीट है, कोई क्लास नहीं लग रही, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा, उस केस में आपके पास वो टाइम 2 आवर्स के आसपास इंक्रीज होना चाहिए। मान लो आप रेगुलरली 6 आवर्स स्टडी कर रहे हो तो छुट्टी वाले दिन को 10 आवर्स का पीरियड होना चाहिए उस केस में। 24 आवर्स बेटा बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 24 आवर्स में से अगर आप जस्ट 8 आवर्स भी सोते हो, ठीक है, तो भी आपके पास 16 आवर्स बचते हैं। और 16 आवर्स में से भी अगर आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं तो 8 घंटे आपके पास बच जाते हैं करिकुलर अदर एक्टिविटीज के लिए, समझ रहे हो। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर टाइम मैनेजमेंट करोगे तो बेनिफिट में रहोगे, सारा कुछ टाइमली हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कौन सी किस टाइम पे क्या करना है, बस ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं, तो वहां पे वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट चीज करती है बेटा। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसके ऊपर वर्कआउट करिए अपना। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास आता है उसमें रहता है कि व्हाट टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी, कौन सा टाइम सबसे अच्छा माना गया है स्टडी के लिए।
तो हमारे बुजुर्गों ने भी यही कहा है, जब हम लोग पढ़ते तो हमें भी बहुत कहते थे, पेरेंट्स लोग कहते थे, ठीक है, टीचर्स कहते थे कि बेटा सुबह उठ के पढ़ा करो। और ये लॉजिकल है, जब हम मॉर्निंग की चाहे 2 आवर्स या 3 आवर्स भी लगाते हैं तो वो इवनिंग के डबल टाइम के बराबर होता है बेटा। अगर आप मॉर्निंग 4 to 6 पढ़ रहे हो, 2 घंटे लगा रहे हो, तो वो इवनिंग के 4 आवर्स के बराबर है। मतलब जो आप लोग परफॉर्मेंस, जो आप लोग आउटपुट 2 आवर्स मॉर्निंग में दे सकते हो, वो परफॉर्मेंस इवनिंग में आपको 4 घंटे लगेंगे उस परफॉर्मेंस को देने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग रेस्ट करके आए हो, प्रीवियस 8 घंटे से आपका दिमाग जो है वो शांत था, स्ट्रेस नहीं थी वहां पे, बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग है आपके पास, पूरा फ्रेश दिमाग है, जो पढ़ोगे आपको इजीली गेन होता जाएगा, वो ग्रास्प होता जाएगा उसके। सो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम होता है फॉर स्टडी, और स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है, ठीक है जी, उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा मॉर्निंग में टाइम दिया करो थोड़ा बहुत, ताकि आपका जो एक प्रॉब्लमेटिक केस रहते हैं वो थोड़े से सॉर्ट आउट होते रहे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट जरूरी होती है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, ठीक है, वहां पे आप थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसको थोड़ा सा टाइम कम कर दो, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वहां पे उसको इलेबोरेट करो, टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। जैसे मान लो आप 1 आवर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट लग रही है, तो 1 आवर की जगह वहां पे 1.5 आवर कर दो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा बेटा उस केस में। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट करो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। इसके अलावा जो मैं नॉर्मली आप लोगों से बोलता हूँ कि सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। मैं तो आप लोगों को टॉपिक वाइज ही बताता रहता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं बेटा, इसमें से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, ये क्वेश्चन। नॉर्मली मैं जब टीचिंग करता हूँ तो ये बताता रहता हूँ आपके पास। अब ये आपको लोगों की बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन जो सर रिपीट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, वो मैं अपनी नोटबुक पे लिखूं और उसके ऊपर वर्कआउट करूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन सुन के अनसुना कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग क्वेश्चन ढूंढते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से डाले हैं सर ने, पता नहीं, हमें तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो वो क्वेश्चन वहीं से होते हैं जो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या जैसे बोर्ड एग्जाम्स में तो हो गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अब नॉन बोर्ड एग्जाम्स है तो यहाँ पे जो आपको टीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वेश्चन, जो असाइनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन असाइनमेंट्स को थोरोली सॉल्व करो। प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आस्क योर क्वेरीज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली पूछो उनको विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है फटाक से पूछो उसको चुटकी में, ठीक है जी। इस तरह से करोगे तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। The another thing that is very very important nowadays, इन दिनों में सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग घर में रह रहे हैं और मोबाइल फोन्स आप सभी के पास आ चुके हैं बड़े अच्छे अच्छे, ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अब सोशल साइट्स की तरफ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस केस में थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करो, अवॉइड सोशल साइट्स, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, उनको अवॉइड करो जितना कर सकते हो, क्योंकि वो अभी तक आप लोगों के लिए नहीं है। सिंपल सी बात ये, ठीक है, जब खुद कमाना शुरू कर दोगे तब देखेंगे उसके ऊपर। अभी तो आप लोगों का काम है कि आप लोग वर्कआउट करो, ठीक है, देखो थोड़ा बहुत इन टच होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उसकी भी, लेकिन टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि अगर फोन ओपन करके बैठ गए तो 2 घंटे पर फेसबुक की देखे जाओ, लोगों की शक्लें देखी जाओ, उनको लाइक देखी जाओ कि मुझे इतने लाइक मिल रहे हैं, उसको इतने लाइक मिल रहे हैं। ये लाइक्स ने कुछ नहीं देना आप लोगों को, ठीक है, और ना ही ये फ्रेंड्स, फेसबुक फैमिली जो होती है, ना ही ये कुछ आपको दे सकती है, ठीक है, ना ही कभी आपका साथ देगी। आपका साथ देगा आपका अपना जो आपका स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी फैमिली है, उसको टाइम यूटिलाइज करो, उसको टाइम दो। अगर आपके पास टाइम है तो अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ बैठो, उनके साथ खेलो, ठीक है, पेरेंट्स के साथ बात करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठो, वो आपको काफी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ये चीजें रहती हैं, these things matters, ठीक है, बट अवॉइड फेसबुक और एनीथिंग एल्स। मतलब सेल फोन का यूज उतना ही करो जिसके लिए आजकल आपको अलाउ किया गया है, एक्सेसिव यूज इसका नहीं करो, वो ज्यादा बेटर है। बुक्स आपके पास है, ठीक है, लेक्चर हो गया,
लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, दैट्स इट, बुक्स उठाओ और पढ़ो वहां से। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अगेन आप देख सकते हो 10-15 मिनट के लिए, फिर वीडियो देख लो, फिर उसको देख लो। तो इस तरह से करोगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है, फॉर यू पीपल। इसी तरह से अगर और बात करें तो एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ना क्रैमिंग, उसको कोशिश करो जितनी ज्यादा अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड क्रैमिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। जो कंसेप्ट बोला जा रहा है, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, वो आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। नहीं हो पा रहा है देन आस्क योर क्वेरीज, एग्जाम्पलीफाई करो, खुद एग्जांपल्स डिस्कस करो, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको रिलेट करो अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कि कहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे सिंपलेस्ट सी बात है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताए थे। तो उन ट्रिक्स, वो ट्रिक्स क्या है, वो यही है अंडरस्टैंडिंग कि हाउ वी कैन लर्न द होल पीरियोडिक टेबल, कैसे लर्न कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली डाउट्स जितने भी हैं आपके पास, उन डाउट्स को राइट डाउन करिए, क्योंकि विदाउट रिटन आप लोग कोई भी डाउट जो है वो आपके क्लैरिफाई नहीं होंगे अच्छी तरह से। सिंपल सी बात ये है, जब जब आपको डाउट क्लियर होता है उसको लिखिए, ताकि जब आपका टाइम लगे, जब आपके टीचर से बात हो, आप फटाफट उन डाउट्स के ऊपर अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सको, ठीक है जी। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट, दैट इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आपको आ गई है उसकी रिटन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से उसको लिख के देखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेटा दीज आर द various strategies by which you can score better, especially in chemistry, ठीक है जी, as well as in other subjects also। but chemistry के लिए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है ये। तो आप लोग इस तरह से वर्कआउट करिए